भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि जो है हिंदू खतरे में है। दोनों पार्टियां, कोई मुसलमान को खतरे में बताकर वोट उनका लेना चाहता है, कोई पार्टी जो है कोई हिंदू को खतरे में बताकर उनका वोट लेना चाहती है। तो आप इनसे सतर्क रहें। रियल में अगर कोई खतरे में है साथियों, तो वो इंसान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। जो भी खतरे में है, इंसान खतरे में है। तो अभी भी समय है, आप चेत जाइए। और सरकारें जो पिछली सरकारें रही, चाहे सपा सरकार रही हो, अभी वर्तमान में चाहे भाजपा सरकार रही हो, दोनों को आपने देख लिया है। तो इसलिए इस बार बदलाव लाइए, सत्ता परिवर्तन करिए। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए, जिससे कि प्रदेश में खुशहाली। जनपद सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र सिधौली के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी के साथ में हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सिधौली में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र पासी को बनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के शुभ चिंतकों में तो खुशी की लहर है ही। से बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि आप बहुत ही कम समय में विधानसभा क्षेत्र सिधौली में आए और एक प्रकार से बहुत पूरा जो है अपनी लहर चला दिए और हाथी का पूरी चारों तरफ से प्रचंड बहुमत मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कल हमने 4 सभाएं रखी। हमने 500 लोगों के लिए उम्मीद की थी कि 500 लोगों की हम 4 मीटिंग कर लेंगे, और उसी हिसाब से हमारी तैयारियां भी थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि जो है 500 की जगह वहां पर 5-6 हज़ार लोग मौजूद थे। और वो लोग थे जो सिर्फ एक झलक देखना चाहते थे अपने प्रत्याशी का। मैंने मतलब ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना कम समय में इतने लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, इतना सम्मान, इतना प्यार मिला मुझे कि मैं बहुत भावुक हो गया था कल। और लोग जो है, जैसे जब मैं वहाँ से निकल रहा था, जब जा रहा था, तो सब गाड़ी के सब लोग पास आ गए। सब सिर्फ छू लेना भी चाहते हैं कि कैसे भी अपने प्रत्याशी से एक बार हम इंटरेक्शन कर लें। और जब मैं वापस निकल रहा था तो दीवानगी का आलम ये था कि लोग पीछे पीछे भी दौड़ रहे थे। मैंने मना किया कि नहीं, अब फिर से मुलाकात करेंगे, आप लोग जो है अब घर जाइए। सर, हम अभी आपके कार्यालय पर देखे हैं कि कुछ युवा, जैसे आपने अभी एक पहले इंटरव्यू में आपने कहा था कि हम युवाओं को IAS PCS की निःशुल्क कोचिंग देंगे, तो हमने देखा कि कुछ नाबालिग युवा यहाँ पे आए, उनको आपने मना कर दिया कि आपको हमारे साथ में मूवमेंट नहीं करना है, क्षेत्र में नहीं जाना है, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो और आपने कहा इनको पढ़ाइए, इनको जो है मजदूर नहीं बनाना है, एक शिक्षित और एक कर्मठ समाज का एक सजग नागरिक बनाना। इसलिए आप जाइए बेटा, पढ़ाई करिए, हमारे साथ आपको रैली में हमारे साथ जो है मूवमेंट में नहीं जाना है। इस पर आपने ऐसा कहा क्योंकि बच्चों से तो एक्चुअली हुआ ये 2 बच्चे आ गए थे। बहन जी का प्रोग्राम लखनऊ में है, तो वो बच्चे वहाँ पर इस प्रोग्राम में जाने के लिए आए। मैंने उनको देखा तो मैंने उनको मना किया। मैंने मना इसलिए किया है कि अभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, फूल हैं, अभी इनको खिलना है। अभी रैली और इस तरह के प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत नहीं है। लखनऊ दूर है, यहाँ पास में नहीं है, और ये बच्चे वहाँ रैली में जाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं इलेक्शन या अपने फ़ायदे के लिए इन बच्चों को मैं किसी भी उसमें मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। ना तो मैं चाहता हूँ कि उनकी पढ़ाई करें। इलेक्शन जीतना ही मेरा मकसद नहीं है। मैं आया हूँ यहाँ पर इसलिए कि जो लोगों को गुमराह करके इनका वोट ले लिया जाता था, लोग भीड़ बढ़ाने के लिए जो है कुछ भी करते हैं, लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं जिससे कि वोट बैंक हमेशा ये बने रहें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख के जागरूक नागरिक बन जाएं और ये भीड़ का हिस्सा ना बने, इसलिए मैंने उनको वापस किया। सर, कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय पहल रही है आपके द्वारा। लेकिन सर, मैं एक अभी आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि एक तिलका माझी एग्रीकल्चर महाविद्यालय था, जिसे वहाँ के क्षेत्रवासियों ने ये स्वीकार कर लिया था ये विद्यालय नहीं चलेगा, क्योंकि बनने के 13 साल तक पूरे 12 वसंत गुजर गए थे और वो विद्यालय नहीं चला, और इन 12 वर्षों में पूरा खंडहार में तब्दील हो गया था। फिर आप उस विद्यालय में डीन बन के गए, एसोसिएट डीन बन के गए, और आप आज के दौर में वो विद्यालय आप कुछ ही दिन वहाँ पे रहे, उस महाविद्यालय में रहे, और वो विद्यालय एक विश्वविद्यालय से
शानदार आलीशान भवन में तब्दील हो गया और वहाँ की एक नेशनल न्यूज़ बनी और आपको बड़े पैमाने पर सम्मानित किया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब मैं झारखंड बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एज ए डिप्टी डायरेक्टर बन के गया था, तो उस समय मुझे जिम्मेदारी दी गई, एक कॉलेज बताया गया कि वो कॉलेज जो है ना बहुत सालों से शुरू नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली 13 साल पहले तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसकी नींव जो है उससे पहले पड़ गई थी। वहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि करीब 92 के आसपास उसमें जो है काम स्टार्ट हो गया, फाइल वर्क शुरू हो गया था। लेकिन बनते बनते वो फिर फाइनली 13-14 साल पहले बना। फिर उसके बाद लोग उसको कहीं से तोड़ के रॉड निकाल ले गए, कहीं जो पानी के ये टोटी लगी थी वो तोड़ ले गए, जो जिसको मिला वो तोड़ ले गए। और बहुत भवन जर्जर स्थिति में था, व्यवस्थाएं नहीं थी। वाइस चांसलर ने हमसे कहा कि ये कॉलेज आपको स्टार्ट करना है। हमने कहा ठीक है। गए, हमने देखा। देखने के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और एक डेट डिसाइड कर ली कि फला तारीख को इसको मैं शुरू कर दूँगा। फिर उस समय जब हमने ये चीज़, वहाँ पर मीडिया वाले भी कुछ आ गए थे, उन्होंने मतलब जब मैंने उनको कहा कि फला तारीख से मैं यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, तो एक मजाक का पर्याय बन गया। पूरी मीडिया ने कहा कि मतलब जो कॉलेज इतने सालों से नहीं शुरू हो पाया, देखते हैं कि ये कैसे शुरू करेंगे। ऐसा ये न्यूज़ में रहा वहाँ पर। जी सर। लेकिन मैंने जिस तारीख का कमिटमेंट किया था उस तारीख को मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। लेकिन उस समय तक, जिस दिन मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, उस समय तक संसाधनों में मैं बताऊं कि क्लास में बैठने के लिए बच्चों के पास कुर्सियां नहीं थी, हॉस्टल तो था ही नहीं। हमने प्रशासनिक भवन में ही ऊपर में, और 75% वहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट थी, और गोड्डा जैसे पिछड़े ज़िले में वहाँ पर हमने प्रशासनिक भवन में उनके रहने की व्यवस्था की। किराए पर हमने बेड मंगवाए, गद्दे मंगवाए, किराए पर टेंट हाउस से हमने चेयर मंगवाई। और लेकिन हमने जो कमिटमेंट हमारा था कि इस तारीख को मैं शुरू करूंगा, उस दिन हमने वो करके दिखाया। क्लासेज स्टार्ट कर दी। जब क्लासेज स्टार्ट हो गई तो वो नेशनल न्यूज़ बना था। ऐसा कोई मीडिया चैनल नहीं था जो आके कवर नहीं किया था कि जो है ये कॉलेज स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि हालात ये थे कि कुछ लोग आके वहाँ पर कैंपस में देखते थे कि मतलब कहीं तो मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या ये न्यूज़ गलत तो नहीं है। अपनी आंखों से लोग देख लेना चाहते थे कि रियल में कॉलेज शुरू हो। सर, जब से आप विधानसभा क्षेत्र सिधौली में आए और यहाँ पर युवाओं को फ्री सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का भरोसा आपने दिया, और निश्चित तौर पर आपने एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया जिससे नेशनल न्यूज़ बनी। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कुल मिलाकर के आज़ादी के जितने भी बसंत गुजर गए हैं, अब तक जिस लेवल पे विकास होना चाहिए था यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। और एक प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीम है उनको आयरन लेडी कहा जाता है, और विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लोहा भेज दिया है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र सिधौली में जो विकास नहीं हुआ, जिस तरीके से आपने तिलका माझी एग्रीकल्चर कॉलेज का, एक खंडहर कॉलेज का आपने काया पलट कर दिया, उसे आलीशान भवन बना दिया। क्या विधानसभा क्षेत्र सिधौली भी जैसे ही बहन जी की सरकार बनती है, आप क्षेत्रीय विधायक बनते हैं, तो ऐसा कुछ कारनामा यहाँ भी होगा, यहाँ के युवाओं का के लिए भी एक नेशनल न्यूज़ रहेगी? देखिए, मेरा सपना तो मैंने बताया कि मैंने क्या सपना देखा। यहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत गरीबी है। अगर जो स्टूडेंट सपना देखते हैं कि वो IAS बने, IPS बने, सिविल सर्विसेज के लिए जो सपना देखते हैं, उनके लिए दिल्ली जाकर कोचिंग करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर उनको एक अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हो जाती है और वो लोग तैयारी कर पाते हैं, उनको अच्छे नोट्स यहाँ मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ युवा वहाँ से ज़रूर सफल होंगे। अगर कुछ युवा कुछ भी सफल हो जाते हैं, 5, 6, 2, 4, 1, 2 जो भी सफल हो जाते हैं, तो एक संदेश जाएगा लोगों में कि नहीं, सिधौली से भी लोग पढ़ लिख के अधिकारी बन के निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर एक
मोटिवेशन जो मिलेगा बाद की पीढ़ी को, बाद जो लोग हैं, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप जागरूक हो जाएंगे और धीरे धीरे वो लोग भी मोटिवेट होके पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे यहाँ से और ज़्यादा अधिकारी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि गांव में दारू वाला कल्चर है कि नहीं, दारू पी के जो है खाली पढ़ाई छोड़ देना है, इधर उधर बिजी रहना है, ये सब मतलब कम होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसके साथ ही साथ जब वो लोग पढ़ाई पर ध्यान देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग जब नौकरी पाएंगे, उनके परिवार से नौकरी पाएंगे तो उनका आर्थिक स्तर और उनकी सोच में बदलाव आएगा। जो लोग उनको दारू की आदत लगा रखे हैं इसलिए खाली कि ये उनका वोट बैंक बने रहें, फिर उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। आपका टिकट सबसे बाद में यहाँ पे कंफर्म हुआ, उसके बाद आपको प्रत्याशी जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा या बहुजन समाज पार्टी के भी लोगों के द्वारा पैरासूट प्रत्याशी कहा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पहले हो गया। जी सर। है ना? और मुझसे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का हो गया था। जी सर। और रही पैरासूट प्रत्याशी की बात, तो जब कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास तो आप पैरासूट और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके खाली जो है अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी जनता को पता है कि दोनों चेहरे यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं और उन्होंने, जनता ने आपका काम देखा है। देखने के बाद फिर अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं कि हमने इन दोनों लोगों को देखा है, कोई विकास का काम तो हुआ नहीं है। तो अब इस कंडीशन में उनके पास विकल्प क्या है? एक ही वो है बसपा। बसपा ने नया चेहरा उतारा है, बसपा ने एक जो है शिक्षित आदमी को यहाँ पर उतारा है कुछ करने के लिए। तो इसलिए ये सब जो है ना, ये वही जुमले वाले शब्द हैं। जैसे अपने माननीय मोदी जी ने एक 15 लाख रुपए का जुमला दिया था, उसी टाइप के ये लोग भी जुमले मार रहे हैं। तो इससे मैं किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर किसी को खुशी मिलती है वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं। सर एक प्रश्न और आपसे है, अंतिम प्रश्न है। अभी आपने मैं तिलका माझी महाविद्यालय पर भी फिर से मैं जाऊंगा। तिलका माझी महाविद्यालय का आपने कायाकल्प किया, जनता की बारी है फिर आपको दिखाना है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बात सही है आपकी, अभी जनता की बारी है। हाँ, एक्चुअली जब आप कहीं निकलते हो, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं। कॉलेज है, कॉलेज एक बहुत बड़ा वो नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह का माहौल है उसमें काम करने के लिए समय चाहिए। समय चाहिए, लोगों को शिक्षित एक दिन में नहीं किया जा सकता है। आपको समय देना होगा, यहाँ पर समय देके और थोड़ा सा बैकअप चाहिए। अगर सरकार बन जाती है फिर लोगों के लिए आपको काम करने में मज़ा आएगा। आप जैसे अभी बच्चा है, क्लास 3 में पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, आप सोचो कि आज के आज उसका ग्रेजुएशन करवा दें तो नहीं होगा। बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए जो मेरी प्लानिंग है कि वो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, वो अगर कुछ रिजल्ट रैपिड दे देते हैं तो फिर तेज़ी से मैसेज जाएगा कि नहीं, अब पढ़ना ही है और पढ़ने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो बदलाव बहुत तेज़ी से आ सकता है। लेकिन इसमें हमको युवाओं का साथ चाहिए। मैं बार बार जनसभाओं में भी बोल रहा हूँ कि कोचिंग खोल देने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम आपको नोट्स भी दे देंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा कि जब आपको कोचिंग भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए और आप मेहनत से उनको पढ़ लो, उनको जो है यूटिलाइज़ कर लो और उनको यूटिलाइज़ करके आप रिज़ल्ट दो। 2-4-6 लोगों ने अगर ऐसे मेरी मदद कर दी, रिज़ल्ट दे दिया, तो फिर तय है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। सर आपका सिलेक्शन हुआ था तब आपने महाविद्यालय का कायाकल्प किया। यहाँ पर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन, इसमें पहले जनता को चुनना है, फिर आप कायाकल्प करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी जो हम लोग हैं, हम लोगों की तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने बच्चों का भविष्य सोचिए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, इनको पढ़ाने के लिए, इनका भविष्य उज्जवल करने के लिए आप लोग आगामी 23 फरवरी को जब आप मतदान करने जाएं तो हाथी के सामने वाला बटन दबाएं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। क्योंकि
इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य अगर आपको संवारना है तो आपको ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो उन बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में कुछ अच्छा कर सके। नहीं तो आपने देखा है कि वर्तमान सरकार में, भाजपा सरकार में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, अलग से लाठियां अलग से चलाई जा रही हैं। इसी तरीके से किसानों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, कहीं पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया जा रहा है। तो अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो आप 23 तारीख को मतदान में बहुजन समाज पार्टी को जिताकर भारी मतों से विजयी बने। सरकारों में सर कहीं गुंडा राज होता है, कहीं पर युवाओं के साथ युवाओं पर अत्याचार होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने अभी जैसे बताया कि सारे लोग जानते हैं, मीडिया में भी आया थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन जो दिखाया उसमें स्पष्ट है कि इलाहाबाद में छात्रावासों में घुसकर बेरोजगार युवाओं पर, छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। तो ये गुंडागर्दी क्यों? ये कौन है? ये लोग क्या पाकिस्तानी हैं जिनको आप लाठियों से पीट रहे हैं? ये पाकिस्तानी नहीं है, ये युवा देश का भविष्य है। आप उनको लाठियों से पीट रहे हैं और आप उनको जो है उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने दंगे सिर्फ करवाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग लगातार मर रहे थे, लेकिन सरकार एकदम कान में उंगली डाल के बैठी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो है दंगे जो हो रहे हैं उनमें कोई ना हिंदू मर रहा है, ना कोई मुसलमान मर रहा है, वहाँ पर सिर्फ इंसान मर रहा है। अगर ये बात उनके जहन में घुसती तो वहाँ से ये दंगे रोक दिए जाते, और अगर ये दंगे रोक दिए जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं होती। तो इसलिए देश में, तो प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो प्रदेश की दुर्दशा हुई, इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। इसलिए मैं युवाओं से और जनता से अपील करता हूँ, क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि आप इन लोगों के दिमाग को थोड़ा सा समझें, इन लोगों की चालाकी को समझें। ये आपको धर्म के नाम पर कभी बताएंगे कि मुसलमान खतरे में है। सर आपने समय निकाला, हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।